नमस्कार दोस्तों। मधुसूदन क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल। आप जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा चल रहा है यूपीएसआई का रैंक बैच। रैंक बैच का मतलब ये हो गया कि हमारा जो है हमें यूपीएसआई में हम रैंक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस रैंक की लड़ाई की आज की जो हमारी क्वेश्चन क्लास नंबर 4 है, जो हमें रैंक प्राप्त कराने में महत्वपूर्ण सहायता देगी। तो आज अपनी क्लास शुरू करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन का आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसे बोलते हैं प्रस्तावना, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आज एक एक पॉइंट, एक एक बात करेंगे किसके बारे में, प्रस्तावना के बारे में। तो आप सब अच्छे से बने रहिए और प्रस्तावना के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, प्रस्तावना के बारे में। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो संविधान है उसमें जो ये प्रस्तावना है जिसे प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। किसी भी चीज का जो परिचय पत्र होता है वो उसकी प्रस्तावना होती है, जिसे बोलते हैं परिचय पत्र। जिसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, यदि आपने लिखना स्टार्ट किया कोई निबंध, तो निबंध में लिखने से पहले आप उसकी प्रस्तावना बनाते हो। आप प्रस्तावना मतलब उसमें बनाते हो कि आने वाली श्रेणी में, आने वाली पूरी सीरीज में आप क्या क्या लिखने वाले हो। जो कंप्लीट लिखने वाले होते हैं, उस कंप्लीट लिखने वाले का जो परिचय पत्र होता है, उस परिचय पत्र को प्रस्तावना बोलते हैं। अब ये हमारे संविधान में आई कहां से, इस बात की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, प्रस्तावना की। देखो, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि संविधान की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को की गई थी। और जब तीसरी बैठक की गई थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, किसने, पीटी नेहरू जी ने, पीटी नेहरू जी ने एक प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा था। उस प्रस्ताव का नाम है उद्देश्य प्रस्ताव। क्या नाम है उस प्रस्ताव का, उद्देश्य प्रस्ताव। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में यह बताने की बात की गई थी कि जो हम संविधान बनाएंगे उस संविधान बनाने का उद्देश्य क्या होगा। तो उसमें बताया गया था कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलेगी, समानता मिलेगी, देश अखंड रखा जाएगा, भाईचारा रखा जाएगा, भारत संपूर्ण बनेगा, सभी धर्मों का सम्मान होगा, हम आर्थिक सामाजिक आधार पे समानता लाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से उद्देश्य प्रस्ताव में सब बातें रखी गई। कहते हैं कि 22 जनवरी 1946 को यह उद्देश्य का प्रस्ताव पारित हो गई, अर्थात पास हो गई। और जैसे ही ये पास हुई, तो पास होने के बाद, तो सुना, उद्देश्य का पास होने के बाद जब हमारा कंप्लीट संविधान बन गया, तो संविधान बनने के लास्ट में, सबसे लास्ट में हमने हमारे संविधान की उद्देशिका लिखी। तो सबसे लास्ट में हमारे संविधान की उद्देशिका जोड़ी गई। और उद्देशिका जो है उसमें लिखा गया कि ये भारत का परिचय पत्र है, ये भारत का पहचान पत्र है, ये भारतीय संविधान की आत्मा है। तो देखो, अब बात करते हैं क्या क्या मैटर है। तो ध्यान रखना आप, उद्देश्य प्रस्ताव कब आया संविधान सभा में, 13 दिसंबर 1946 को। और उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हुआ है, 22 जनवरी 1947 को। देखो, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसमें लिखा होता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इनमें इनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान कराने के लिए, सब में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान कराने के लिए, राष्ट्र की गरिमा, देश की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने के लिए हम संविधान सभा को एडॉप्ट करते हैं। देखो, ये जो प्रस्तावना है, बड़ा क्वेश्चन यहां आता है कि ये प्रस्तावना क्या संविधान में है या नहीं है। तो आप कहोगे कि सर प्रस्तावना संविधान के प्रथम पेज पर है। जो प्रस्तावना है वो संविधान के प्रथम पेज पर लिखी हुई है। तो अब वो प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। तो वो पहले पेज पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो संविधान का भाग हो या ना हो। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण बात यही आती है कि क्या प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है या नहीं है। देखो, बड़े ध्यान समझना, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से तैयार करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। देखो, सन 1960 में ये प्रश्न पहली बार आया जो हमने अभी स्टार्ट किया है कि बताइए
प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? सन 1960 में प्रश्न पहली बार आया। कहते हैं कि बेरुवाड़ी मामला हुआ था, कुछ जमीन का मैटर था 1960 में, और सभी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक लाइन बोली थी, और जो लाइन बोली थी ना, आज तक पेपर वाले उसी लाइन को बोलते आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लाइन ये थी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बेरुवाड़ी मामले में प्रस्तावना को संविधान का भाग मानने से ही मना कर दिया। उसके बाद कुछ समय तक फिर ऐसी रहे। आपको मालूम है बहुत अच्छे से कि हमारे यहां पर 24 अप्रैल 1973 को एक केस की सुनवाई हुई, जो बड़ा ही फेमस केस था, केशवानंद भारती बैनाम केरल राज्य केस था। ये देखो, केशवानंद भारती एक संत थे और उनकी जमीन से संबंधित मैटर था। तो उनकी जमीन संबंधित मैटर था, तो इसमें 13 जजों की एक न्यायिक पीठ बैठी थी। कितने जजों की? 13 जजों की। तो आज तक सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ किस मामले में बैठी है? केशवानंद भारती मामले में। तो उसमें बोला गया कि प्रस्तावना, तो जो पहला मैटर था उसमें बोला था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन दूसरे मैटर में बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। पहले मैटर का जस्ट अपोजिट कर दिया। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, फिर इस वाले केस में खुद ही सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और हम जो प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकते हैं। इस सुप्रीम कोर्ट ने बोला, लेकिन बोला कि जो संविधान की मूल भावना है, जो प्रस्तावना की मूल भावना है, उस मूल भावना में कोई संशोधन नहीं होगा, अर्थात मूल भावना का यहां पर सिद्धांत लागू किया गया, जिसे बोलते हैं मूल ढांचे का सिद्धांत। तो पेपर में बोला जाता है कि मूल ढांचे का सिद्धांत, मूल ढांचे का सिद्धांत कौन से उसमें आया? तो बोलते केशवानंद भारती के केस में आया था। उसके बाद 1975 में एक इंदिरा गांधी का केस आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1975 में उसमें बोला गया था कि प्रस्तावना केवल संविधान का भाग ही नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में दर्शाए गए मूल्यों का दर्पण है, अर्थात भारतीय लोकतंत्र की मूल संरचना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट कई बार आता है कि मूल जो प्रस्तावना है वो केवल संविधान का भाग ही नहीं, बल्कि जो हमारा लोकतंत्र है उसका मूल संरचना है। आगे फिर 1994 में केस आया, SR बॉम्बे केस आया था ये, और इसमें लिखा हुआ था कि प्रस्तावना में जो शब्द जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष, उस शब्द को लेके था कि धर्मनिरपेक्ष मूल संरचना का भाग है। मूल संरचना का भाग ये है कि धर्मनिरपेक्ष को जैसे ना संविधान में संशोधन करके समाप्त नहीं किया जा सकता। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा राष्ट्र केवल एक धर्म को ही आगे बढ़ाएगा। एक विशेष धर्म के आगे बढ़ाने पर संविधान की प्रस्तावना में सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है कि यह हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। फिर 1995 में केस आया LIC मामला। उसमें बोला गया कि जहां जहां हम जब संविधान पढ़ते हैं तो संविधान को समझने में यदि हमें कठिनाई होती है तो उसकी व्याख्या करने का मार्गदर्शन जो ये प्रस्तावना करती है। और आगे लिखा हुआ है जो 2008 में केस आया है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है और UPSI का इस समय फेवरेट केस माना जाता है कि अशोक कुमार ठाकुर का केस रहा है कि प्रस्तावना के आदर्श संवैधानिक व्याख्या में सहायक होते हैं कि जब भी हम संविधान की व्याख्या करते हैं जो प्रस्तावना की बात है उसको मानते हैं। देखो, जब हमारे सुप्रीम कोर्ट कहीं फंस जाता है तो वो प्रस्तावना से उठाए गए शब्दों से मूल निकालता है। तो ये 3-4 स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेरुवाड़ी केस में बोला गया, शुरू में बोला गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर केशवानंद भारती केस में बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है, परंतु जो प्रस्तावना की मूल भाषा है, जो मूल उद्देश्य है, जो मूल ढांचा है, उसमें संशोधन नहीं हो सकता। और तीसरे केस में इंदिरा गांधी केस में बोला गया कि प्रस्तावना जो है लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। धर्मनिरपेक्षता मूल सिद्धांत SR बॉम्बे केस में था। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, बहुत याद रखना। और डायरेक्ट एक स्टेटमेंट से क्वेश्चन आपको मिलने वाला है।
मैं आपको आज प्रैक्टिस भी कराऊंगा, दिखाऊंगा कि किस प्रकार क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो समझना आप बड़े ध्यान से कि प्रस्तावना संविधान का वर्तमान में भाग है और अभिन्न भाग है, और वो हमारा जहां संविधान में संवैधानिक व्याख्या में दिक्कत होती है वहां प्रस्तावना के आदर्श, प्रस्तावना में प्रयोग किए गए शब्दों का हम यूज करते हैं। आगे बात करते देखो, अभी जो प्रस्तावना है इसको लेके समय समय पर बहुत सारे लोगों ने अपने विचार दिए। जैसे कुछ विचार मेरे आपके सामने हैं, बड़े ध्यान समझना। देखो, एक विचार है, स्लोगन है प्रस्तावना संविधान कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, कि प्रस्तावना जो है ये संविधान की आत्मा है। देखो, इस वाले सेंटेंस को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोला गया है। उच्चतम न्यायालय में एम हिदायतुल्ला और एक न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर, एम हिदायतुल्ला और कृष्ण अय्यर जी ने, दोनों ने ध्यान रखना बेटा, एम हिदायतुल्ला और न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर जी ने, इन्होंने बोला कि प्रस्तावना के बिना तो संविधान में कुछ है ही नहीं। आप कह रहे हो कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं, ये कह रहे हैं कि प्रस्तावना के बिना तो संविधान में कुछ है ही नहीं। प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा है, और यदि हमारे प्राण से, हमारे शरीर से हमारी आत्मा निकल गई तो शरीर किस काम का। तो यदि प्रस्तावना को संविधान से निकाला जाए या प्रस्तावना में संशोधन किया जाए तो इसका मतलब है कि संविधान की आत्मा में संशोधन करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये जो मामला है ये केशवानंद भारती केस में बोला गया था। कौन से केस में? केशवानंद भारती केस। और केशवानंद भारती केस 1973 का है, 24 अप्रैल 1973 को स्लोगन होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना के बारे में बोला गया है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। जो प्रस्तावना है ये बेरुवाड़ी केस में था। के सुब्बाराम नाम के जज थे, सुब्बाराव, के सुब्बाराव नाम के जो जज थे, इन्होंने बोला था कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। तो सर कौन सी केस में बोला है ये? बेरुवाड़ी केस में। और बेरुवाड़ी जो मामला है वो कब आया है? 1960 में। वेरी गुड। तो प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये ठाकुर भार्गव दास और के सुब्बाराव का सेंटेंस है। अगला इंपॉर्टेंट है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान के, भारतीय जनता के सपनों का आईना है। जो हम कहते हैं ना कि बेरोजगारी खत्म करो, रोजगार दो, देश में समानता लाओ, देश में हमारी स्वतंत्रता होनी चाहिए, हम कुछ भी बोल सकते हैं, देश में भाईचारा होना चाहिए, देश में सब मिलजुल के रहने चाहिए, देश में राष्ट्रपति भी अपनी जगह होना चाहिए, प्रधानमंत्री भी होना चाहिए। सब व्यक्ति जो भारतीय जनता है, जो उसके सपने हैं, जो सपनों का आदर्श है, कहते हैं कि ये वाला सेंटेंस 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। किसने? पीटी नेहरू ने, संविधान सभा में जब बहस हो रही थी कि प्रस्तावना भारतीय जनता के सपनों का आईना है। जो भारतीय जनता देखती है ना सपने, सपने उसका जो आईना है वो प्रस्तावना है। जो हम कहते हैं ना कि हमारा देश बहुत अच्छा होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो सब प्रस्तावना। आगे लिखा हुआ है कि प्रस्तावना हमारे आदर्शों का और आकांक्षों का प्रतिबिंब है। जो हमारे आदर्श है, जो हमारे आदर्श है, जो हमारी आकांक्षाएं है कि हमें समाजवाद चाहिए, हमें बेरोजगारी खत्म करनी है, समानता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, भाईचारा चाहिए, इनका जो प्रतिबिंब है, आदर्शों का और आकांक्षों का जो प्रतिबिंब है वो प्रस्तावना। और ये महत्वपूर्ण वाक्य है संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी का। किसका है? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी का। आगे कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता प्रस्तावना का हृदय है। जब धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना से हटाने की बात की गई तो एच.आर. खन्ना ने भी ये सेंटेंस बोला था। एच.आर. खन्ना ने केशवानंद भारती में ये सेंटेंस बोला था कि प्रस्तावना जो हमारा संविधान है, तो प्रस्तावना में जो शब्द धर्मनिरपेक्ष है वो उसका हृदय है, हमारे संविधान का हृदय है। आगे लिखा कि प्रस्तावना भारत के राजनीतिक दर्शन की प्राण आयु है। जो राजनीतिक दर्शन करते हैं ना उनकी प्राण आयु जो है वो प्रस्तावना है। ये पीटी नेहरू ने बोला था कि राजनीति करनी है तो प्रस्तावना को समझो, और जब जब आप प्रस्तावना नहीं समझोगे तो राजनीति नहीं कर पाओगे। आगे, प्रस्तावना में निहित आदर्श संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। जो प्रस्तावना में शब्द लिखे गए हैं वो मूल संरचना का हिस्सा है। ये सेंटेंस सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोला गया था। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट। जब प्रस्तावना में जो लिखे गए हुए आदर्श है ना,
जो प्रस्तावना में लिखा धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, वो शब्द जो है मूल संरचना का हिस्सा है। आगे मतलब उनमें परिवर्तन नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दो। कौन सा शब्द हटा दो? धर्मनिरपेक्ष। तो ऐसा नहीं है, वो हट जाएगा क्योंकि वो मूल संरचना में आता है, मूल ढांचे में आता है। आगे लिखा है कि प्रस्तावना संविधान की दिशा और उद्देश्य का दर्पण है। हमारा संविधान क्या चाहेगा, क्या नहीं चाहेगा, इसकी दशा और दिशा बनाने वाला हमारा प्रस्तावना। और ये सेंटेंस गजेंद्र गढ़कर का है। गजेंद्र गढ़कर जी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और गजेंद्र गढ़कर जी वो जज थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों को पीछे करके मुख्य जज बनाया गया था। आगे है कि प्रस्तावना ने राष्ट्रीय आत्मा और राष्ट्रीय दर्शन का सार है। जो राष्ट्रीय दर्शन है वो प्रस्तावना में निहित है। और ये महत्वपूर्ण सेंटेंस हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? वेरी गुड, राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा बताया गया है। ये स्लोगन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट का वेरी इंपॉर्टेंट मतलब कि प्रस्तावना संविधान की आधारशिला है। आधारशिला और मार्गदर्शक है प्रस्तावना संविधान की, हर चीज है। और ये जो सेंटेंस है ये बहुत है यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। वाई वी चंद्रचूड़ बोलते हैं बेटा उनको, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जी का सेंटेंस है कि प्रस्तावना संविधान की आधारशिला है और मार्गदर्शक सिद्धांत है। तो देखो, कोई कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, कोई कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान का मार्गदर्शक है, कोई कह रहा है कि वो आधारशिला है, कोई कह रहा है वही मूल ढांचा है, कोई कह रहा है वो हृदय है, कोई कह रहा है कि सब जनता के सपनों का आईना है। तो प्रस्तावना को लेके अलग अलग सेंटेंस आए हैं। तो प्रस्तावना में कौन सा वाक्य किसने बोला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना और एक बार इसको जरूर पढ़ के जाना कि प्रस्तावना संविधान का कौन सा पार्ट है कौन सा नहीं है, और ये वाक्य कौन सा किसने बोला है। बहुत अच्छे से लोगों मिल जाते हैं बेटा, ये आप ध्यान से रखो, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि कौन सा सेंटेंस जो है किसके द्वारा बोला गया है। अब अच्छे से आप लिख सकते हो, बहुत अच्छे से मैंने ये साफ कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्लोगन लेके जाने। देखो अब ध्यान सुनना, कोई तो बोल रहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, कोई कह रहा भाग है, कोई कह रहा ये है, कोई कह रहा आत्मा है, कोई कह रहा जनता के सपने हैं, कोई कह रहा जनता का हृदय है। लेकिन रियलिटी में वो प्रस्तावना है क्या, हमें तो समझा दो। पर जिसकी इतनी तारीफ हो रही है कि हमारे संविधान की आत्मा है, संविधान का परिचय पत्र है, जनता के सपने हैं, हमारी आकांक्षाएं है, हमारा हृदय है, हमारी प्राण वायु है, हमारा संविधान मूल संरचना है, हमारा दर्पण है, राष्ट्रीय दर्शन है, आधारशिला है, हमारे संविधान का मार्गदर्शक है। वो प्रस्तावना रियलिटी में है क्या, वो बताओ। देखो रियलिटी में उस प्रस्तावना को, रियलिटी में जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो ये है बेटा, ये सच में हमारे संविधान की प्रस्तावना है। अब इस प्रस्तावना को समझना होगा हमें बहुत अच्छे से। देखो दो बात तो याद रखना कि जैसी आज आपको ये प्रस्तावना दिख रही है, मूल संविधान में ऐसी नहीं थी। मूल संविधान में प्रस्तावना ऐसी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी मूल संविधान में प्रस्तावना ऐसी। मूल संविधान में जो प्रस्तावना थी उसमें 3 वर्ड नहीं थे। कहते हैं कि उसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे। कहते हैं कि संविधान में प्रस्तावना में एक बार चेंजिंग हुई, प्रस्तावना में एक बार चेंज हुई, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। और जब ये सब संशोधन हुआ तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द को जोड़े गए हैं। अब समझते देखो ध्यान से। देखो बेटा, पहली बात, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना, ये होती क्या है उसकी बात करेंगे। देखो जो संविधान की प्रस्तावना होती है, कई लोगों ने बोला कि ये प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, कोई बोलता है कि ये संविधान का हृदय है, कोई बोलता है कि जनता के सपने हैं, जनता के सपने हैं, कोई बोलता है कि प्रस्तावना हमारे जो है हमारे लिए एक दर्पण का काम करती है, कोई बोलता है कि प्रस्तावना हमारे लिए आकांक्षाएं होती है,
कोई बोलता है कि प्रस्तावना आकांक्षा शासन में हमारे संविधान का मूल ढांचा है। तो जिसको इतनी सारी बातें बोली गई वो रियलिटी में है क्या? देखो, जो रियलिटी में प्रस्तावना है उसके बारे में बात करते हैं। समझना बेटा, एक व्यक्ति अमेरिका से हमारे इंडिया में आया था, और जब वो व्यक्ति अमेरिका से इंडिया में आया, एल्फिंस्टन नाम का, तो उसका एक मन का विचार था, और मन का विचार यह था कि किसी भी तरीके से उसे पूरा भारत घूमना है, किसी भी तरीके से उसे पूरा भारत घूमना है, अर्थात पूरे भारत के दर्शन करने वो भारत व्यक्ति इंडिया आया था, जो अमेरिका से आया था, जो यूएसए से आया था। एल्फिंस्टन कहते हैं कि ये जब वहां से आया तो ये भारत में दिल्ली में उतरा, और जब ये दिल्ली में उतरा तो दिल्ली में उतरकर ये दिल्ली घूमने लगा। जब ये दिल्ली घूमने लगा उसी समय यूएसएस पे कॉल आ गई कि भाई तुझे वापस तुरंत आना है। तो ये जब जहाज में जा रहा था एल्फिंस्टन, तो ये जहाज में बैठा बड़ा मायूस सा था कि मुझे भारत में घूमना था लेकिन मैं भारत में घूम नहीं पा रहा, बड़ा मायूस बैठा था। तो उस मायूस कंडीशन में कहते हैं कि हमारे भारत का ही एक व्यक्ति था, मुझे ज्यादा बोलने का शौक था, बहुत फालतू बोलता था, उसका नाम था कलवा, लेकिन समझदारी वाली बात भी करता था। तो भाई कलवे ने एल्फिंस्टन से कहा कि भाई अंग्रेज से, अरे क्या हो गया, क्यों परेशान से? तो सिंपल सी बात, एल्फिंस्टन बताता है कलवे को कि भाई बहुत बड़ा दिमाग खराब है, मैं भारत के दर्शन करना चाहता था लेकिन मैं भारत के दर्शन नहीं कर पा रहा। तो उस कंडीशन में कलवा जो नाम का व्यक्ति होता है, वो संविधान का पहले ही जो प्रस्तावना होता है उस पेज को लेता है, वो कहता है ये ले, अगर तूने ये पेज पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया तो समझ लेना कि तूने भारत के दर्शन कर लिए। तो भारत जो कैसा देश है कैसा देश नहीं है, इस बात को हमारी प्रस्तावना निश्चित करती है। कौन निश्चित करती है? प्रस्तावना देश करती है। तो एल्फिंस्टन जब पढ़ना शुरू करता है, वो पहला सेंटेंस पढ़ता है, हम भारत के लोग। क्या पढ़ता है वो पहला सेंटेंस ही? कि हम भारत के लोग। वो रुक जाता है, और रुक के बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता है। वो कहता है क्या लिखा हुआ शुरू में? शुरू में लिखा हुआ था हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो शुरू में लिखा हुआ है। वो एल्फिंस्टन पढ़ते पढ़ते समय जब पढ़ता है पहला लाइन तो बड़ा अचंभित हो जाता, कहता है कि वी आर पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। मतलब संविधान में ही पहले पेज पे लिखा हुआ है कि जो ये बनाया है ना, वो बनाने वाले भारत के लोग हैं, और संपूर्ण शक्ति जो है, जो संपूर्ण शक्ति है, वो संपूर्ण शक्ति लोगों के अंदर है। हम भारत के लोग, अर्थात ये जो संविधान बनाया है ये किसने बनाया है? हम भारत के लोगों ने बनाया है। किसकी पावर है? हम भारत के लोगों की पावर है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बनाना चाहते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का होता है जो अपने देश के आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में, जो अपने देश के आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, जो कहता है कि हमारा देश का मामला है, विदेशी मैटर है, हमारी मर्जी है, हम वर्ल्ड कप खेले या ना खेले, हम यूएनओ में जाए ना जाए, आप मीटिंग करो हमें कोई मतलब नहीं, हम वर्ल्ड बैंक में रहे ना रहे। जो अपने देश के आंतरिक और बाह्य डिसीजन लेने में पूर्ण स्वतंत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आगे लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, तो ध्यान सुना, हम भारत के लोग भारत को एक समाजवादी, कैसा वादी? समाजवादी। समाजवादी जो है ये शब्द बाद में जोड़ा गया है, ये शब्द बाद में जोड़ा गया है। तो समाजवाद का सिंपल अर्थ होता है कि देश के आर्थिक संसाधनों का, आर्थिक संसाधनों का दोहन सर्वहित में हो, मतलब सबके हित में हो, धन का केंद्रीयकरण ना हो, धन का केंद्रीयकरण ना हो। मतलब जो पैसा है वो केवल एक व्यक्ति पर ना रहे बल्कि पैसा सब व्यक्ति पे बढ़ जाए। जैसे ना जो हमारे पास संसाधन है उनका दोहन जो हो, मतलब उनका जो निकाला जाए और उनका यूज किया जाए तो सर्वहित में किया जाए,
समानता में किया जाए। किसमें किया जाए? समानता में किया जाए। तो समाजवाद का अर्थ होता है कि आर्थिक संसाधनों का और सामाजिक समानता का प्रयास लाने का प्रयास करना, प्रयास लाने का प्रयास करना। आगे एक शब्द आता है प्रस्तावना में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पंथ निरपेक्ष। देखो बेटा, दो शब्द आते हैं, एक है पंथ निरपेक्ष और दो शब्द है धर्म निरपेक्ष। समझ लेना। देखो, एक धर्म के अंदर, जैसे हमारा एक धर्म है हिंदू, हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारे पंथ होते हैं। जैसे कोई शैव पंथ का व्यक्ति है तो कोई वैष्णव पंथ का व्यक्ति है, कोई कबीर पंथ का व्यक्ति है तो कोई रविदास पंथ का व्यक्ति है, रैदास पंथ का व्यक्ति है। तो एक धर्म में अनेक पंथ हो सकते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द पंथ निरपेक्ष है, उसका अर्थ यह हो गया कि सरकार, शासन सभी पंथ के साथ, सभी पंथ अर्थात सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगी और वो किसी भी धर्म को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देगी, अर्थात विशेष स्थान नहीं देगी। उसकी नजर में सर्वधर्म सम्मान है, सर्वधर्म सम्मान है। किसी भी धर्म के लिए विशेष कानून नहीं बनाया जाएगा। आगे लिखा हुआ लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि जब जनता का, जनता के लिए जनता का कानून होता है तो उसे लोकतंत्र बोलते हैं। लोकतंत्र का अर्थ क्या हो गया? लोकतंत्र का अर्थ सिंपल बताओ कि जनता का, जनता के लिए शासन, जनता के लिए शासन। जब जनता ही अपने ऊपर शासन करे उसी को बोलते हैं लोकतंत्र, लोगों का तंत्र। एक शब्द आता है बहुत महत्वपूर्ण, गणराज्य। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। जब राज्य का प्रमुख निर्वाचित हो, राज्य का प्रमुख का मतलब यह हो गया कि जैसे हमारे राज्य का प्रमुख कौन है भैया जी? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को आप जानते हैं कि उसका निर्वाचन होता है, चुनाव होता है। जिस देश में राष्ट्रपति का, राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव होता है वो सब देश गणराज्य होते हैं। अब आप क्या होगा, किस देश में नहीं होता? तो जैसे ये ब्रिटेन है, ब्रिटेन में एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति है, वही राजा है। जैसे भूटान है, इनमें चुनाव नहीं होता, ये गणराज्य नहीं है। ठीक है। जैसे सऊदी अरब है, इनमें राजा होते हैं। जैसे कतर है, जैसे उत्तर कोरिया है, तो इनमें राजतंत्र है। उनमें कौन सा है? उनमें क्या है? राजतंत्र। और हमारे यहां पर है गणतंत्र। गण माने गण, जनता, जो जनता का शासन होता है उसी को बोलते हैं गणतंत्र। तो हमारा संविधान हमें कहता है कि भाई संपूर्ण विरुद्ध देश हमारा, हम सारी शक्ति अपने पास रखते हैं, समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, जितने भी देश में नागरिक रहने वाले हैं, उन सबको आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए पेपर में आता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है। तो बताओ कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। कहते हैं कि प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है, प्रस्तावना के अंदर स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? तो बोलते हैं कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कि हम कुछ भी विचार ला सकते हैं, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, किसी धर्म को मान सकते हैं, सब किसी धर्म की उपासना कर सकते हैं, इन सब की छूट दी गई है। और समानता की बात की गई है कि हमारा संविधान हमें समानता कितने प्रकार की देता है? तो समानता है 2 प्रकार की, अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। ठीक है। और उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने के लिए क्लियर बोला गया है कि 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को क्या करते हैं? अंगीकृत, अधिनियमित, सारे नियमों से ऊपर रखते हैं भाई, अधिनियमित, आत्मसमर्पित। हम अपनी आत्मा को भी समर्पित कर देते हैं, आत्मसमर्पित, हम अपनी आत्मा को समर्पित कर रहे हैं। हम बोल रहे कि जो हमारी आत्मा बोल रही है ना,
वो बेकार है, जो संविधान बोलना वो सही है, हमने अपनी आत्मा में समर्पित कर दी। तो ये कहते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा पूर्णतः क्या हो गया, लागू कर दिया गया। तो ये जो शब्द है ये इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्र न्याय कितने प्रकार, 3 प्रकार, स्वतंत्रता 5, समानता 2, कौन कौन से 3 शब्द बाद में जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जो रेड से क्लियर हो रहे हैं, ये 3 शब्द बाद में जोड़े गए हैं। अब देखो ध्यान से देखते हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन कैसे पेपर में मिलते हैं। देखो तो आप सभी ध्यान से आंसर देना। पहला क्वेश्चन हमारे इस स्क्रीन पर, सभी ध्यान से पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर देने का प्रयास अच्छे से करना। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए और पढ़ने के बाद आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसका प्रेम्बल है, उसमें कह रहा है न्याय के 3 प्रकार बताए गए हैं। तो पहली बात है कि न्याय के कितने प्रकार का न्याय बताया गया सब प्रस्तावना में, 3 प्रकार का। अभी अभी आपको बताया है। एक है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय और तीसरा है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि सबको मतदान का अधिकार होगा, ठीक है, आर्थिक संसाधनों का सही वितरण होगा, आर्थिक न्याय ये हो गया, ठीक है। और सामाजिक न्याय है कि धर्म, जाति, वंश के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन कथन पहला पढ़ते हैं कि सामाजिक न्याय का अर्थ केवल जातीय भेदभाव और अस्पृश्यता समाप्त करना है, आर्थिक और राजनीतिक न्याय इसमें शामिल नहीं है। गलत। देखो जब भी आ जाए केवल, तो मैक्सिमम क्वेश्चन गलत होते हैं, क्योंकि केवल नहीं, ये जाति अस्पृश्यता, जाति की भेदभाव, ठीक है, वंश का भेदभाव, रंग भेद का भेदभाव, जन्म स्थान का भेदभाव, सारे भेदभाव करना इसमें शामिल होता है सामाजिक न्याय में, कि हमें समाज में बुरा स्थान चाहिए, भाषा के आधार पर न्याय होना चाहिए। तो यह हो गया गलत। आगे, राजनीतिक न्याय का अर्थ है केवल चुनाव प्रक्रिया और विधायिका के संचालन तक सीमित है, अन्य क्षेत्र इसमें लागू नहीं होते। या केवल शब्द तो आसान सी बात है गलत, कि चुनाव प्रक्रिया और विधायिका के संचालन तक सीमित नहीं है। राजनीतिक न्याय में मतदान का भी अधिकार आता है। किसका? मतदान का अधिकार। इसमें मतदान के अधिकार को शामिल नहीं किया गया और शब्द लिख दिया गया केवल। तीसरा, प्रस्तावना में न्याय का अर्थ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सभी में को समाहित करते हैं। देखो सभी आ गया और सभी नागरिकों के कल्याण से जुड़े हैं। आगे देखो, आगे पढ़ते, प्रस्तावना में न्याय केवल आदर्श रूप में उल्लेखित है, इसका कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है। यही बात गलत है। आदर्श के साथ में इसका व्यवहारिक महत्व है, यह भी गलत। तो प्रस्तावना में जो न्याय का अर्थ है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सभी में को समाहित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो समझ में आया कितना अच्छा क्वेश्चन था न्याय से। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, बड़े ध्यान से पढ़िए कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ समझाते हुए कौन सा कथन सबसे सही है। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है कि राज्य की नजर में सभी धर्म इक्वल होंगे, राज्य किसी भी धर्म को आगे विशेष स्थान नहीं देगा। तो समझ देखो ध्यान से नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं इस बार। धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य केवल समाज में धार्मिक भेदभाव को समाप्त करना है। गलत। धर्मनिरपेक्षता में धार्मिक भेदभाव नहीं, बल्कि जो पंथिक भेदभाव है, पंथ भेदभाव है, उनको भी समाप्त करना है। अर्थात धर्म के आधार पर जो भेदभाव है, हिंदू मुस्लिम भेदभाव वो तो करना ही है, लेकिन जो हिंदू में भेदभाव है उसको वो समाप्त करना है। और मैंने बताया कि जहां केवल शब्द आ जाए वहां तो 99% गलत होने की संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना केवल धार्मिक स्वतंत्रता के लिए है, न्यायपालिका और विधायिका पर लागू नहीं होती। गलत। प्रस्तावना हर जगह है, न्यायपालिका और विधायिका पर भी होती है। आगे कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ केवल यह है कि राज्य किसी धार्मिक कार्य में भाग नहीं लेगा, और भाग नहीं लेगा ये भी और सभी धर्मों के साथ व्यवहार करेगा। या केवल शब्द इसलिए गलत। आगे,
धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों का पालन एवं समर्थन नहीं करेगा और सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखेगा। किसी भी धर्म का वो विशेष पालन नहीं करेगा और उसकी नजर में सभी धर्म समान होंगे। तो ऑप्शन ए इसमें राइट है बेटा। अगला पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रस्तावना में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए ध्यान से कि प्रस्तावना में भ्रातृत्व का अर्थ क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। देखो, भ्रातृत्व का अर्थ होता है समता, भाईचारा और सभी के कल्याण को बढ़ावा देना। भ्रातृत्व का अर्थ केवल राष्ट्रीय प्रतीकों और झंडे के प्रति सम्मान दिखाना है। जहां आ गया केवल, आंख मिच के लगा दो। भ्रातृत्व का उद्देश्य सामाजिक समरता, भाईचारा और सभी नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देना है। सभी नागरिकों को कल्याण को बढ़ावा देना, सभी शब्द से ही क्लियर हो गया, सभी शब्द से ही क्लियर हो। आगे पढ़ लेते हैं। भ्रातृत्व का अर्थ केवल राज्य और नागरिकों में संबंध बनाना, ये नहीं है। भ्रातृत्व केवल संविधान के अनुच्छेदों में उल्लेखित आदर्श है। अरे केवल तो मामला खराब ही कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बड़े महत्वपूर्ण है कि संविधान की प्रस्तावना में सभी समाजवाद का अर्थ और उसका उद्देश्य क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट कि समाजवाद का अर्थ क्या है। देखो मैं बता चुका हूं, उसके अनुसार आपको आंसर बताना है कि समाजवाद का अर्थ होता है कि आर्थिक व सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का मतलब है कि धर्म के आधार पे, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग भेद के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और आर्थिक समानता है कि संसाधनों का समान वितरण होगा, अर्थात धन का केंद्रीकरण नहीं होगा। तो ये पूछ रहा कि समाजवाद का अर्थ क्या पढ़ते हैं। देखो, समाजवाद का उद्देश्य केवल सभी नागरिकों को समान संपत्ति देना है। केवल नहीं है कि समाजवाद का अर्थ यह भी है सभी संपत्ति के साथ साथ में धर्म, जाति, समाज देना भी है, तो गलत होगा। समाजवाद का अर्थ आर्थिक और सामाजिक न्याय के माध्यम से नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है, जिससे सभी को के लिए समान अवसर मिल सके। बात बिल्कुल सही है, आर्थिक और सामाजिक दोनों यहां पर आएंगे। आगे, समाजवाद केवल सभी वर्ग के अधिकार सीमित है, केवल आगे गलत। समाजवाद का उद्देश्य केवल कर नीति और सरकार की आर्थिक योजनाओं तक ही है, गलत है भाई, ये राजनीतिक भी होता है। समाजवाद राजनीतिक भी है, हमारे यहाँ पर राजनीतिक समाजवाद को भी स्थान दिया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण, पढ़िए बेटा। स्वतंत्रता के संबंध में प्रस्तावना का सही अर्थ क्या है। प्रस्तावना के बारे में स्वतंत्रता का सही अर्थ क्या होता है बताइए, देखो ध्यान से। स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता और विदेशी शासन से मुक्ति है, गलत भाई। हमारे यहाँ देश में आज भी कहते हैं, नारे लगते हैं कि हमको चाहिए आजादी। किस चीज से आजादी? बेरोजगारी से आजादी, गरीबी से आजादी, शोषण से आजादी, सबसे अधिक चाहिए। तो स्वतंत्रता का अर्थ ये तो है नहीं केवल राजनीतिक है। स्वतंत्रता में नागरिकों के विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, आचार व्यवहार, राजनीतिक, सारे के सारे यहां का सभी अधिकार शामिल है भैया, सारे अधिकार शामिल है। स्वतंत्रता केवल, स्वतंत्रता का अर्थ केवल, केवल तो सत्य में 99% गलत कर देता हूं यदि कहीं सही वाला ऑप्शन मिल गया। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द का अर्थ समझाते हुए सही विकल्प बताइए। पढ़िए प्रधान, लोकतंत्र को बताते सही आंसर बताइए, तेज स्पीड से पढ़िए इस वाले क्वेश्चन को। देखो, प्रस्तावना में लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र का अर्थ केवल चुनाव द्वारा प्रतिनिधि चुनना और उन्हें शासन सौंपना है, नहीं भैया, मतदान करना भी शामिल है लोकतंत्र में। हमारा खुद स्वयं का शासन भी शामिल है लोकतंत्र में, तो ये तो है नहीं, केवल दिख गया तो है नहीं। लोकतंत्र का अर्थ जनता की सर्वोच्च सत्ता और उनकी भागीदारी से कानून और नीति निर्माण को सुनिश्चित करना है, बिल्कुल सही है। जनता होनी चाहिए, जनता की सर्वोच्च जहां पर है
जहां पर जनता की पावर है वही लोकतंत्र। आगे देखिए, लोकतंत्र केवल, लोकतंत्र का अर्थ केवल राजनीतिक विचारधारा है। केवल देख साथ ही आंसर कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, संविधान की प्रस्तावना में समानता का अर्थ क्या है? समानता क्या होती है पढ़ते हैं कि समानता का अर्थ केवल कानूनी समानता है। भैया कानूनी नहीं है, आर्थिक भी है, सामाजिक भी है, सारी समानता है। तो यहां आ गया केवल, तो मामला होगा खराब। समानता में कानूनी, सामाजिक और आर्थिक सभी प्रकार की बराबरी शामिल है ताकि अवसर और अधिकार मिल सके। बात सही है भैया, सभी प्रकार है। समानता केवल राज्य की योजनाओं पर, केवल आ गया। समानता का अर्थ केवल राजनीतिक अधिकारों तक, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी है। और अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रस्तावना में जनता द्वारा जनता के लिए शासन का विचार किस सिद्धांत को शामिल करता है? कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया कानून लोकतांत्रिक होता है। तो पढ़ते हैं कि यह विचार केवल लोकतांत्रिक शासन की ओर इशारा करता है जहां जनता को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है। अगर जनता को सबसे शक्ति है, सर्वशक्ति है, तो वो लोकतंत्र है। बात बिल्कुल सही है। आगे पढ़ते, बेशक केवल आए आगे, यह विचार केवल सरकार के कामकाज के लिए मार्गदर्शन है। जनता के अधिकारों संबंधित, जनता के अधिकार तो लोकतंत्र होता है। आगे, यह विचार केवल आर्थिक योजनाओं से, यह विचार केवल संवैधानिक निर्माताओं के आदर्श से नहीं, जहां जनता सर्वोच्च है, जहां जनता का के पास सर्वोच्च शक्ति है, वही है जनता का शासन। जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन। अगला क्वेश्चन देखते हैं बड़े ध्यान से। देखो, प्रस्तावना में उल्लेखित संघीय शासन संरचना और एकात्मकता के बारे में सही कथन कौन सा है? देखो, संघीय संरचना केवल राज्यों के अधिकारों तक सीमित है? नहीं भैया, प्रस्तावना में संघीय और एकात्मक स्वरूप का मिश्रण भारत को मजबूत केंद्र और समान अवसर देने वाला संघीय ढांचा बनाता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भारतीयता प्रदान सुनिश्चित करना है। बिल्कुल सही बात है भाई, ये सब निश्चित करना है। ऑप्शन सही। प्रस्तावना केवल राज्य की संरचना और शक्ति का वर्णन करती है, इसका नागरिकों पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। नागरिकों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कथन नंबर 2 गलत। प्रस्तावना में उल्लेखित लक्ष्यों का आदर्श पालन करके संविधान के आदर्श सिद्धांतों को व्यवहार में लाया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो ए व तीसरा, तो देखो एक और तीसरा कौन से में, एक और तीसरा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, छोटी क्लास रखेंगे आज। और क्वेश्चन नंबर 11 का अर्थ आप मुझे बताओगे, और मधुसूदन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ मिलेगी, उसके संबंधित क्वेश्चन आप मुझे कराइएगा। ठीक है, आपको मिल जाएंगे, उन क्वेश्चनों को आप कीजिएगा। इस प्रकार के आसान आसान से क्वेश्चन, जैसे देखो मैं, चलो कर जाते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में 72 का उल्लेख क्या है? कि सामाजिक भाईचारा और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। आगे लिखा है कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? कि धर्म, किसी राज्य किसी धर्म का पालन नहीं करेगा और सभी धर्मों के पास समान व्यवहार होगा। आगे है कि प्रस्तावना में न्याय कौन सा होता है? तीनों का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होते हैं प्रस्तावना में। अगला है, प्रस्तावना में समाजवाद शब्द कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। याद रख लेना आप ध्यान से। आगे देखते हैं कि 72 का उल्लेख क्या है? सामाजिक भाईचारा और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? जनता ही सर्वोच्च सत्ता होगी, जनता ही सबसे पावर होगी। प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता क्या है? व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वतंत्रता दोनों आएगी भाई इसमें। और इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर ये आएगा, आप ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर आपको बताना है कि कौन सा वाला होगा। वैसे मैंने बी क्लिक कर दिया। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।